लिखा हुआ है पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है बच्चों कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 या फिर √2। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन होगा बच्चों, जो p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो अपरिमेय क्या होगा, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत हो गया। और एक भी परिमेय संख्या, चूंकि इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं। दो भी एक परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 दे सकते हैं। √2 जो बच्चों अंडर रूट में होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। और वो भी बच्चों इसका पूरा का पूरा मान नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे √2 का एक्चुअल वैल्यू निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, हम 0 क्या बोले, परिमेय संख्या है। तो 0/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 ही परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। √2 तो अब ऊपर में ही बता दिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये तो कट गया। पाई एक अपरिमेय संख्या बच्चों, याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 0.6 बराबर है। तो किसके बराबर है, और ऊपर में देखिए एक रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर बार दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो रेकरिंग दिया हुआ है इसका मतलब हुआ कि 0.666 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, और जिसमें 0.6666 बार बार आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। क्या लिख रहा है, 2 को 3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना। तो 2 को 3 से हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले छोटा है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट डाल देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 3 छक 18, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर पॉइंट दिया हुआ है, 0 लगा देंगे, 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 0.6666 बार बार आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 0.6666 बार बार आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है, 64 का पावर में 1/2 है, तो मान क्या होगा। ठीक है, तो 64 यानी कि 64 इसके पावर में 1/2 है। अच्छा, 64 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है, 1/2। और ये देखिए, ये 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। 8 का पावर 1 = 8। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन 8, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद में क्या होता है बच्चों कि जिसके पावर में अगर पूर्ण संख्या हो, जितना चर हो उसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चर है x के पावर में 2 है, हाँ ये पूर्ण संख्या है। x एक और है तो इसके पावर में 1 है बच्चों। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया रहता तो 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो है। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद नहीं है। तो देखिए इसको बी वाले को देखिए, यहाँ पे y है, y के पावर में 1 है। ठीक है, y के पावर 1 है, लेकिन ये y जो है बच्चों ऊपर जब चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो कैसे, इसको y दिया हुआ है, y का ठीक है, इसके पावर में 1 है, चलो बहुपद है तो अभी माना जा रहा है। एक और चर है यहाँ पे 2/y है। ठीक है, 2/y है और y के पावर में 1। ठीक है, अब ये y को जब हम ऊपर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, y + 2, और ये y जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर जो +1 में है ये किस में आ जाएगा, -1 में। और बताओ -1 पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो 0 से नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक चर है y और y का पावर में 2 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। यहाँ पे भी सब बहुपद है, लेकिन ये जो था ऑप्शन नंबर बी, ये बहुपद नहीं था। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बहुपद 5x³ और +4x² +7x का घात है। जब भी घात पूछेगा, ठीक है, जब भी घात पूछेगा तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वही आंसर।
ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा पावर इसमें कितना है बच्चों, तो 3 है। देखो सबसे ज़्यादा पावर 3 है कि नहीं है, उसके बाद तो 2 है, उसके बाद इसके में कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है। तो यही होगा इसका घात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछे घात इसका बताएं, किसी भी संख्या का घात बताएं, तो उसका पावर में देखना सबसे ज़्यादा जितना रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पी एक्स एक्स माइनस 5 का शून्यांक है। देखो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए बच्चों तो यहाँ लिख देना है एक्स माइनस 5 और बराबर करके क्या कर देना है 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर साइड कर देंगे, तो एक्स इधर ही रहने दो और ये जो -5 है इधर आके किस में हो जाएगा प्लस, 0 तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो एक्स का बराबर कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, तो यही शून्यांक निकल गया हमारा। ठीक है, जब भी शून्याक बोलेगा तो जितना दिया हुआ रहेगा उसके बराबर 0 मान लेंगे और x का मान निकाल देंगे, या x के रहे या y रहे जो भी रहे उसका मान निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना चाह सकते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, x + 1 से 3x³ प्लस x - 1 को भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, x + 1 है ना, तो सबसे पहले x + 1 में क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो x का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो x का मान कितना निकल गया, ये -1, चूंकि प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। चलो x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस संख्या को उतारेंगे, 3x³ प्लस x - 1। हम लोग का जो x का मान जो आया है -1, अब सभी x के जगह में -1 हम लोग पुट करेंगे। तो 3 का 3 यहाँ पे लिख देंगे, -1 का क्यू, फिर प्लस x के जगह में क्या बोले हम -1 डालने के लिए, उसके बाद -1। ठीक है, चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे -1 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस -1 फिर -1। अब सबको जोड़ दो बच्चों, चूंकि सब क्या है माइनस में, तो माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो सबको जोड़ दो यहाँ पे, 3 और 1 4 और 1 5, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी में भी आप ऑप्शन बना दो इसमें से। ठीक है, मान लो सी वाले ऑप्शन में बना देते हैं -5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है, टेंशन नहीं लेना है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बनाते हैं अब हम लोग। बच्चों अगर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा बच्चों वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे इसका जल्दी से आप लोग का, जितना जल्दी ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग उतना जल्दी आप लोग का वीडियो आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, x² + 2xy + y²। अरे ये तो लग रहा है किसी चीज़ का फॉर्मूला है, बताओ किसका फॉर्मूला है। x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + 2xy + y², यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया है, बोल दिया किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये x + y का है ना। चलो x + y होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 10 नंबर सवाल क्या देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ, इनमें से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो देखो बच्चों चर किसको बोलते हैं, जो ABCD XYZ है जितना होता है ये सब क्या होता है, चर होता है, ABCD ये। ठीक है, अब देखना है इसमें से ये जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से देखना है कि किसमें 2 चर है। तो देखिए इसमें 1 ठो चर है, क्या है, x है। ठीक है, तो ये तो गलत। दूसरा देखो इसमें क्या है, 2 चर है, x है और y भी है, तो 2 चर है, तो यानी ये सही हो गया। इसमें 1 ही चर है, ये गलत। इसमें भी कितना है, सिर्फ x है, तो ये भी गलत। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण उसमें 2 चर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से काम करना है बच्चों। ठीक है, ये जो दिया हुआ है समीकरण, इसमें हम लोग को सबका मान पुट करके एक एक करके और देखना है कि बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 6। तो सबसे पहले इसका ए नंबर को बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, x = 2, तो x की जगह में 2 डाल दो। फिर y की जगह में कितना डाला हुआ है, 1, तो 1 डाल देंगे y की जगह में, तो 2 × y की जगह में 1 = 6। तो कितना हो जाएगा, 2
और प्लस 2 1 2 बराबर 6, तो इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया। इज नॉट इक्वल, मतलब कि ये बराबर नहीं है, ये यानी कि ये ऑप्शन कट गया। चलिए दूसरा ऑप्शन में आते हैं हम लोग। चलो बैक करते हैं इसको पहले। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं अब हम लोग। दूसरा में क्या दिया हुआ है, x की जगह में 1 डालने के लिए 1 डाल दिए, प्लस 2, y की जगह में कितना डालने बोल रहा है बच्चों, 2 डालने बोल रहा है, 2 डाल दो बराबर 6, तो 1 और 2 दूनी 4, तो बराबर 6, नहीं 5 इधर आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इज नॉट इक्वल, यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर अब सी को चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से बच्चों आप लोग को धीरे धीरे बारी बारी से एक कैप्चर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को कोई इतना धीरे धीरे से नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बराबर 2, x की जगह में 2 डालेंगे, उसके बाद 2, y की जगह में कितना डालेंगे बच्चों, 2 डालेंगे, बराबर 6। अब देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है क्या, 2 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 6, हाँ आ रहा है, 4 2 6 और इधर भी 6, हाँ बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यानी कि ये समीकरण किसका हल है, ऑप्शन नंबर सी का। क्लियर हो गया, आगे बनाते हैं 12 नंबर। क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएंगी, तो बिल्कुल जाएगी बच्चों, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा तो दिया नहीं है, हम x का मान 0 भी रख सकते हैं। चलिए मान लो कि x का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है, इसके जगह में हम 0 रखते हैं, ठीक है, x के जगह में, तो 3 इंटू वाई, एक्स के हम कितना बोले हम 0 रखने के लिए, तो y का मान भी 0 हो गया। मतलब कि क्या हुआ कि x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसका जो भी आलेख बनेगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, जो होता है ना बच्चों वो सारणी कार्तीय तल, ये यहाँ पे क्या होता है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है यहाँ पर, है ना, ये बीच में x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो ये मूल बिंदु से जो भी रेखा बनेगा ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा नहीं, बिल्कुल गुजरेगा, चूंकि x का मान और 0 का मान x का मान 0 और y का मान भी 0 आता है, तो वो मूल बिंदु से होकर ही गुजरता है। तो यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, है ना। चलिए आगे बनाते हैं अपन लोग। एक्स अक्ष का समीकरण है, ठीक है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या है बच्चों यहाँ पे, तो एक्स अक्ष का जो समीकरण बनेगा जब एक्स का मान, वाई अक्ष का समीकरण बोल रहा है जी, थोड़ा सा बताओ, लिखा हुआ वाई और हम एक्स पढ़ रहे हैं ना, तो क्या लिखा हुआ वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण कब बनेगा, जब एक्स का मान 0 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ। अभी तो जस्ट हम बताए ना, ये कार्तीय तल होता है, ये वाई अक्ष होता है, और ये एक्स अक्ष होता है, वो ये वाई डैश होता है, और ये एक्स डैश होता है, और जो बीच वाला होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये सब फिगर याद करोगे तो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो मूल बिंदु इसी को कहते हैं हम लोग, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये 0 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं हम लोग। आकृति में पी का निर्देशांक पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कार्तीय तल दिया हुआ है, ठीक है, देखो इसको हम बड़ा करके बताते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्तीय तल दिया हुआ है और पी का निर्देशांक पूछ रहा है। देखो यहाँ पी दिख रहा है ना आपको, ये पी है, और पी का निर्देशांक, तो पी में देखो ये एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष गया है, और ये कितना पे आया है, 3 पर, तो एक्स का मान कितना हो गया बच्चों, 3। ठीक है, और वाई का मान देखो, अब वाई का मान देखो यहाँ पे 2 है, तो वाई का मान 2, यानी कि 3,2, एक्स का मान 3 और वाई का मान 2, यानी 3,2 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में बच्चों, 3 2 3 2 3 2, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, समांतर रेखाएं होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्नलिखित रूप से दिया गया है। तो ये क्या दिया हुआ है, एक अभिगृहित, एक परिभाषा, एक अभिधारणा, एक उत्पत्ति। तो बच्चों ये जो दिया हुआ है ना, एक परिभाषा है, किसका परिभाषा है, समांतर रेखा का। समांतर रेखा जो होता है बच्चों वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। देखो 2 रेखा होता है, एक रेखा दूसरा रेखा। समांतर रेखा जो दोनों रेखा होता है बच्चों, ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब नहीं काटती। और समांतर अगर नहीं रहा तो जैसे मान लो एक रेखा ये हो गया, एक रेखा और ऐसे हो गया मान लो, ठीक है,
या फिर मान लो ऐसे हो गया एक रेखा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जाके बच्चों ये दोनों रेखा मिल जाएगा, तो ये समांतर रेखा नहीं होता है। समांतर रेखा क्या होता है, दोनों जो रेखा होता है वो समांतर होता है, वो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। और ये क्या है, एक परिभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। समांतर रेखाएं होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल। चलो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज का क्या बोल रहा है कि एक कोण, मान लो कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज का एक कोण, यहाँ ए बी सी, ठीक है, एक कोण मान लो कि बी मान लो, अभी एक कोण कौन मान लो, बी मान लो, ठीक। एक कोण अन्य दो कोणों का योग के बराबर होता है, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, चूंकि ये बी जो आप दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों मिला के एक 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो अब बताओ ये 90, तो ये दोनों मिला के 90 नहीं होगा, क्योंकि तीनों को होना कितना चाहिए, 180। तो तीनों यहाँ पे ये 90, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों को योग के बराबर ये वाला भुजा होगा, ठीक है। तो ये किस त्रिभुज में होता है, तो ये देख लीजिए आप, 90 डिग्री जो दिख रहा है आपको, ये कौन से त्रिभुज में होता है, ये समकोण त्रिभुज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ, आकृति में पी ओ क्यू का मान ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। पी ओ क्यू रेखा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा एक्स का मान, देखिए सबसे पहले ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा, सो ध्यान देना, ये 40 डिग्री यहाँ तो पहले दे दिया है आपका, चलो 40 लिख दो, यहाँ पे 40 लिख दो, 40 प्लस यहाँ पे 4x दिया हुआ और 3x, तो 4x प्लस 3x, सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और बराबर में कितना लिखेंगे, 180। क्यों, क्योंकि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, तो सबको जोड़ के 180 लिख दो। अब क्या करो, यहाँ पे ये 40 अंक है बच्चों, ये डिग्री है, तो अब ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 4x और 3x कितना होता है, 7x, और ये 40 इधर ले आ जाओ, ठीक है। तो 180 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7x बराबर 180 में से 40 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 140, ठीक है। तो x बराबर 140, और ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 को डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, 20, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आकृति में OP और RS, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम, हाँ, OP और RS जो है एक समांतर रेखा है, ठीक है। चलो, और OPQ यानी कि ये वाला 110 डिग्री और QRS 130 डिग्री, तो PQR यानी कि ये वाला मान निकालने बोल रहा है। चलो इसको बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला समांतर रेखा है, ठीक है। तो एक और हम मान लो कि ऐसा एक समांतर रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये समांतर रेखा हो गया, ठीक है, ये SR और OP और मान लो इसका MN नाम दे देते हैं, मतलब तीनों हम क्या कर दिए, समांतर रेखा कर दिए। अब देखिए जब समांतर रेखा होता है बच्चों, तो ये एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। बताओ अब 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। अब देखो ये साइड आ जाओ, ठीक है, ये साइड देख लो, ये एक समांतर रेखा और ये भी समांतर रेखा, और ये क्या है, तिर्यक रेखा। और हम क्या बताएं, समांतर रेखा का तिर्यक का एक ही ओर का कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिला कितना होना चाहिए, 180, तो यहाँ 70 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इधर 70 इधर 50, और हमको मान किसका निकालना है, देखो इसका मान निकालना है, देखो इसका मान निकालना है, और तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 70 और ये 50 दोनों को जोड़ दो और 180 में से घटा दो, तो 70 और 50 कितना हो गया, 70 और 50 हो गया हमारा 7 5 12, है ना, 120, कितना हो गया, 120, और 180 में से इसको अब घटा दो, 180 में से घटा दो तो कितना बच जाएगा, 0 8 में से 2 गया 60, यानी कि 60, इसका मान कितना हो जाएगा, 60 बच्चों। अब देखो तीनों मिला के 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 7 और 6 13, 13 और
50 कितना हो गया, 130 और 50 180, हाँ बिल्कुल। यानी कि पी क्यू आर का मान हमारा निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, चलो अगर ये नहीं समझ में आए तो एक बार रिवर्स करके फिर से इसको देख लो। ठीक है, चलो उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। चलो तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सर्वांग समता कसौटी नहीं है। ठीक है, तो सर्वांग समता कसौटी इसमें कौन नहीं बच्चों, साइड एंगल साइड है, ये तो है, चलो ये ठीक है। एंगल साइड एंगल ये भी है, साइड साइड एंगल ये तो कहीं नहीं पड़े बच्चों। ठीक है, ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। साइड 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 ये भी सर्वांग समता कसौटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण क्यू और कोण आर और कोण क्यू क्या है, जिसमें से कोण आर बड़ा है कोण क्यू का। ठीक है, तो इसमें से कौन सही है बताना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। चलो कैसे बनेगा, तो एक त्रिभुज ले लेंगे हम पी क्यू आर, मान लो कि एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये त्रिभुज नहीं, सिंपल त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, ये कोण क्यू आर जो है बड़ा है, कोण आर जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, कोण क्यू से बड़ा है। ठीक है, यही चीज बता रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कोण आर के सामने वाली भुजा क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए कोण आर का सामने वाली भुजा आपको पी क्यू दिख रहा है, तो पी क्यू लिख देंगे। ठीक है, और ये इसके साइड बड़ा हो गया, और कोण क्यू के सामने वाली भुजा कौन सा दिख रहा है आपको, कोण क्यू के सामने वाली भुजा पी आर दिख रहा है, तो यहाँ पे पी आर लिख देंगे। ठीक है, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को लेंगे, सिंपल सी बात है। तो पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, पी क्यू बड़ा है पी आर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, राइट। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए आगे भी दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो चलो बना लेते हैं एक ए बी सी त्रिभुज। चलो ठीक है, बन गया ए बी सी। अब इसमें से ए बी सी और ए बी बराबर है, तो बी और सी यानी कि ये वाला बी सी और ए बी ये वाला बराबर है। ठीक है, चलो और बी का मान दे दिया है 80 डिग्री, मान लो कि ये दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, अब ए के बराबर पूछ रहा है, तो ए कितना किसके बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जिस भुजा का बात किया बराबर, तो उसका संगत कोण भी, उसका सम्मुख कोण है ना, संगत बोलते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होती है, तो बराबर भुजा यानी कि बीसी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए, तो कोण ए। और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी जो दिख रहा है, ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण सी, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तो क्लियर समझ में आ गया। बराबर भुजाएं की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए ये 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, और त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये वाला 80 दे दिया है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, दोनों मिला के 100, चूंकि तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180, तो ये 80 दे दिया है, तो दोनों मिला के कितना होगा, 100। और हम लोग को पता है ए और सी क्या है, बराबर है, तो 100 को आधा आधा बांट दो दोनों को, तो 50 ये हो सकता है और 50 ये हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री। अब देखो तीनों मिला के 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए और सी बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है बराबर। ठीक है, हम लोग को कौन किसका मान पूछ रहा है, ए का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, अगर सी का भी पूछता तो भी 85 डिग्री होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग। एक चतुर्भुज के 3 कोण दे दिया, 75 90 75। ठीक है, इसका चौथा कोण ज्ञात करना है, तो चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज का चारों कोण का मान कितना होना चाहिए बच्चों, तो 360। ठीक है, तो 3 कोण दे दिया, चौथा कोण नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलो 75 और 90 और 75 सबको जोड़ दो पहले। ठीक है, और 360 में से घटा दो, तो 75 कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ बचे 1 7 10 और कितना हो जाएगा, 7 7 14 कितना हो जाएगा, 240। फिर से एक बार जोड़ लो, 10 और 7 7 14 240। ठीक है, अब 3 कोण का मिला करके 240 हो गया, 3 कोण को मिला के 240, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, 360 में से 240 घटा दो,
तो कितना हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 कोण दे दिया है, चौथा कोण निकालना है तो 360 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, सबको जोड़ करके आगे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही कर्म में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। तो बच्चों एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। समचतुर्भुज बन गया और समचतुर्भुज के बीच मध्य बिंदु यहाँ पे बोल रहा है, मध्य बिंदु ये हो गया, सभी भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया। ठीक है, और इससे एक क्या बोल रहा है कि इसको हम मिला देंगे। तो इससे बना जो चित्र है बच्चों, जो आकृति है वो कैसी होती है, तो एक देखिए ये आयत आकार का लग रहा है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक आयत। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु से लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो एक त्रिभुज मान लो, यहाँ बनाते हैं त्रिभुज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, चलिए छोटा ही करके बना देते हैं इसको। चलिए त्रिभुज एक बना लेते हैं हम लोग। क्या बनाना है, ABC एक त्रिभुज। ठीक है, ABC। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ा त्रिभुज बनाएंगे ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये हो गया A, ये B और ये C। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसके जो बीच है मध्य बिंदु किसी एक शीर्ष चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले मिडिल जो है मध्य बिंदु सबका मिला लो। मध्य बिंदु मिल गया, अब मध्य बिंदु मिल गया तो इसको सबको मिला दो, मिल गया। ठीक है, अब यदि अगर बात करें बच्चों, यहाँ हम एक मान लेते हैं EFG। ठीक है, हम सबसे पहले EFG का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये ABC का जो क्षेत्रफल है ये जो है इस 4 भाग में बट गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 4 भाग में ये बट गया और चारों का जो क्षेत्रफल है बच्चों सब बराबर बराबर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ABC का जो क्षेत्रफल है, लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ABC का जो क्षेत्रफल है वो EFG का 1/4 है। ठीक है, जो EFG है जो वो ABC का क्या है 1/4, तो 1/4 एरिया ऑफ ABC हम लोग इसको लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक शीर्ष को लेकर चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, कितना निकला 1/4 एरिया ऑफ ABC, मतलब कि ABC का चौथा भाग क्या है आपका EFG। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि इसका एक चौथा बिंदु मान लो, कि ये एक बिंदु मान लो, और ये से क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक भाग को लिए थे तो कितना लिखे थे 1/4। अब हम लोग को यहाँ पे कितना भाग लेना पड़ रहा है, देखो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी 2 भाग। तो अब हम लोग को यहाँ पे 2 भाग को लेना पड़ेगा, 2/4 एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ का मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल, तो ABC। अब देखो इसको अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों 25 का, तो 25 का यहाँ पे देख लीजिए कौन सा 1/2 क्षेत्रफल है ना, एरिया जो है क्षेत्रफल ही है। ठीक है, ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A में इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसको बच्चों। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 26 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है 26, 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो 2 समांतर रेखा हम लोग पहले खींच लेते हैं, खींच लिए।
इस पे क्या बना देते हैं, समांतर चतुर्भुज बना दिया। और एक ही आधार पे एक ही आधार पर और एक ही रेखा पर एक और क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज। तो ऐसे बना देंगे एक और हम, ये बन गया एक और, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा दूसरा कलर में कर लेंगे ताकि समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ये जो दोनों होता है बच्चों, ये जो दोनों होता है, देखिए ये एक हो गया, ये वाला रेड वाला एक समांतर चतुर्भुज और एक ये वाला समांतर चतुर्भुज, और दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, ये याद रख लो, ठीक है। तो इसका अनुपात जो होगा 1:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बनाते बच्चों 27 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, वृत्त एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। यदि एडी 34 है, ए बी 30 है, तो वृत्त का केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहले क्या करो ना बच्चों, एक वृत्त बना लो, ठीक है। समझाते हैं, समझना। एक वृत्त बना लो सबसे पहले। चलो एक वृत्त बना लो। तो एक वृत्त बना लिया हम लोग बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडी एक व्यास है। एडी क्या है, एक व्यास है। तो एडी एक आप लोग इसमें क्या बना दो, व्यास बना दो। एडी एक व्यास बना दो, ठीक है। और ए बी एक जीवा है, ठीक है। तो ए बी एक जीवा मान लो। तो ये ए डी हो गया, ए डी, और ए बी एक क्या है, जीवा है। क्लियर है? यदि ए डी 34 है, ठीक है, अगर ये पूरा जो व्यास आपको दिख रहा है ये क्या है, 34 है, मान लो कि पूरा को हम लोग 34 मान लेते हैं, ठीक है। ए बी 30 है, ये कितना है, 30 है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र आपका ये हो गया, और ए बी का दूरी अगर हम लोग देखें तो इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रेड कलर से कर दे रहे हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये दूरी का मान पूछ रहा है। तो अब बताओ बच्चों ये इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये ए बी का मध्य बिंदु लग रहा है यहाँ पे, ये ए बी का मध्य बिंदु आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका मान, अगर हम इसका सिर्फ का मान करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो आधा हो जाएगा। 30 टोटल है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये वृत्त का केंद्र है जो बच्चों, ये अगर व्यास 34 दिया हुआ है तो त्रिज्या अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं यदि, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 का आधा 17, यानी कि ये 17 निकल गया। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का मान पुट करके और हम लोग इसका मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ठीक है। दो त्रिभुज एक बन रहा है कि नहीं, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है एक, और ये त्रिभुज को हम लोग, अब त्रिभुज का हम लोग का यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है, 17 दे दिया गया है, 15 दे दिया गया, हम लोग को ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ओ मान लो एक, ठीक है। तो ए ओ का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसका मान लो एम मान ले लो, ठीक है। तो ए ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों कि यदि समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओ ए कितना था, ओ ए ओ 17 का स्क्वायर बराबर, ओ एम कितना था, ओ एम नहीं दिया हुआ था बच्चों, तो ओ एम का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए एम दिया हुआ है कितना, 15 हम लोग निकाले थे तो 15 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो 289 लिख देंगे बराबर, ओ एम का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो ओ एम लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस 15 का स्क्वायर करना था ना, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब ये 289 जो है इधर 225 आके किधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 289 माइनस 225 बराबर ओ एम, ठीक है। ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को घटाते 289 में 225 को, तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6, और 2 में से 2 गया तो 0, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जब इधर आ जाएगा बच्चों तो ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 64 बराबर ओ एम,
ओ एम। और इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ओ एम का मान कितना आ जाएगा, 8 मान आ जाएगा। ठीक है, चूँकि 64 का वर्गमूल कितना निकलता है, 8 निकलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि इसकी दूरी जो होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसकी दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग। क्या लिखा हुआ है, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर, ए और ए बी एक रेखाखंड बी सी पर लंब है। तो ए बी सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, सबसे पहले एक वृत्त बना लो। ठीक है, समझने के लिए आसानी होगा। वृत्त बना लो और जिसमें से ए बी बोला है 12। ठीक है, तो मान लो कि ये ए बी है। ठीक है, ये क्या है, ए बी है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, और बी सी कितना बोला है, 16। तो बी सी को मान लो 16। ठीक है, यहाँ सी ले लो और यहाँ 16 हो गया। और ए बी कितना बोले हम, 12। तो 12 लिख दो। ठीक है, अच्छे से नहीं गया, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ए बी सी बन जाता है। ए बी सी त्रिभुज एक बन जाता है। अब जिसमें से 12 ये दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोले, वृत्त की त्रिज्या। और ये वृत्त की त्रिज्या जो है ना बच्चों, कैसे निकलेगा, ये देखिए आपका जो दिया हुआ ये वृत्त का केंद्र से गया है, वृत्त का केंद्र से गया है ए सी। ठीक है, यदि हम ए सी का मान निकाल करके और इसका आधा कर दे तो वृत्त की त्रिज्या नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो इसको पहले ए सी का मान निकाल लो। तो ए सी का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लागू करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर तो हम लोग का नहीं दिया हुआ है, तो ए सी स्क्वायर लिख देंगे बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है, तो 12। 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 16 का स्क्वायर कर देंगे इधर, है ना, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 है ना, 144, और 16 का स्क्वायर 256। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 144 और 256 को 225 को जोड़ दो। अच्छा 256 होता है ना, 225 लिख दिए हम। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256। अब यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हाथ बचा 1, 5 4 9 और 1 10 के 0, हाथ बचा 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो 400। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √400। और 400 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलता है बच्चों, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो यानी कि ए सी का मान 20 निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 20 निकल गया। हम लोग का क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये तो वृत्त का व्यास निकल गया एक तरह से देखो तो, चूंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है ये, तो व्यास निकल गया। तो इसका अगर हम आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10। आर बराबर 10। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों। ठीक है, पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। तो जी बच्चों, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या करना है, सभी जितना भी ऑप्शन दिया रहेगा सबको 15 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है, 15 से। अगर 15 से कट गया तो वो हम लोग प्रकार से उसको हम लोग बना सकते हैं बिना पटरी और प्रकार के सहायता से। और 15 से अगर नहीं कटा तो हम लोग बिना प्रकार और पटरी की सहायता से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। तो ये देखो 15 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ना। 15 दूनी 30, कितना बच गया यहाँ पे, 15 तिया 75। हाँ कट जा रहा है, 15 से कटेगा ये 40, नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 15 से नहीं कटने वाला है। 40 15 से नहीं कटता है। तो हम क्या बताए बच्चों, जो 15 से नहीं कटेगा वो प्रकार और पटरी के बिना सहायता से कोण का रचना नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बाकी देखिए सब 15 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले वो बनाना होगा। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, लिखते हैं यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा दे दिया है ना 2√3, तो बैठा दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3/4 और a² ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे
तो ए दिया हुआ है, 2√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे √3/4 हो जाएगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 को स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ का सिर्फ 3 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, √3 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो ओनली 3 होता है। ठीक है, बार बार हमने बताया, बहुत बार बताया, बहुत सारे सेट में हम बताए हैं ये बोला। ठीक है, तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, हाँ, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो इसको अगर काट देते हैं तो कितना से जाएगा ये बच्चों, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है, 3√3 हो जाएगा। तो कहीं तो ऑप्शन है नहीं है, यानी कि इसका मतलब कि √3 का वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके और उसके बाद बनाना है। चलो तो इसको भी बनाते हैं, तो 3 लिख देंगे, और √3 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 1.73। √3 का वैल्यू 1.73। अब दोनों को जब गुना कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5.196। अब गुना करके चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 है ना, अप्रॉक्स में आएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, और 1 को 3 से करेंगे तो अप्रॉक्स में आप लोग का इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है आपको बच्चा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बच्चों 31 नंबर सवाल। ठीक है, 31 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की विमाएं दी गई है, लंबाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो यहाँ हीरो का सूत्र लगाना है, क्या, हीरोइन का सूत्र है ना, हीरोइन का सूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 56, 60 और 52 इसकी लंबाई दी हुई है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें 56 दिया हुआ है एक भुजा, दूसरा दिया हुआ है 60 और तीसरा दिया हुआ है 52। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, सबसे पहले इसका हम लोग एस का वैल्यू निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एस का वैल्यू। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2। ठीक है, तो सबको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 56 + 60 + 52, यही था ना, हाँ 52। अब सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको जोड़ने पे हमारे पास प्राप्त जो होगा 168। कितना हो जाएगा, 168। ठीक है, अब 168 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, यानी कि एस का मान कितना निकल गया, 84। एस का मान कितना निकल गया, 84। अब हम लोग हीरोइन का सूत्र में प्रयोग करेंगे, तो एस का मान आप लोग याद कर लो, 84। एस का मान 84 हो जाएगा। हाँ, तो एस का मान हम लोग 84 लिख लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग हीरोइन का सूत्र बैठाएंगे। तो हीरोइन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - B और S - C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एस का मान कितना आया था हमारा, 84। फिर आया था यहाँ पे 84 माइनस 56, ए का मान 56 है ना, और 84 माइनस बी का मान कितना था जी, 60 था, तो 60 लिख देंगे। और यहाँ आ जाओ, सी का मान 84 माइनस सी का मान कितना है, 52, तो 52 डाल देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 गुना 84 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 28 बचेगा। ठीक है, इंटू 84 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, तो 24 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 84 में से 52 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, तो 32 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस अंडर रूट से हटाने के लिए, अंडर रूट से इस संख्या को हटाने के लिए सबका 2-2 पेयर बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 2-2 पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 2-2 पेयर कैसे बनाएंगे हम लोग, 2-2 पेयर हम लोग कैसे बनाएंगे। 84 का अगर हम लोग तोड़ना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 28 को 3 से जब गुना करेंगे तो टूटेगा कि नहीं, 84 आएगा कि नहीं, 28 तिया 84 होता है, बिल्कुल होता है, गुना 3 है ना। चलो उसके बाद
यहाँ पे 28, देखिए चूंकि हमको पेयर बनाना है बच्चों, तो 28 एक ठो मिल ही गया, तो 28 को क्यों तोड़े, अब हम 28 ही लिख देते हैं। 24 को हम लोग तोड़ देते हैं ना, 8 3 24, हाँ 3 8 24, चलो सही है। देखो 3 3 भी मिल गया यहाँ पे, अब 8 किसी तरीके से मिलाना है। देखिए 8 चौके 32 लिख सकते हैं, 8 चौके 32, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब जिस जो जो मिल गया बच्चों उसको बाहर निकाल दो। देखो 28 और 28, तो 2 मिल गया, तो इसका 1 बाहर निकाल दो, ठीक है। 3 और 3 भी बाहर मिल गया, अंदर मिल गया, तो 1 बाहर निकाल दो, अंडर रूट से बाहर निकल गया। और क्या मिल रहा है, हाँ 8 और 8 भी मिल रहा है, तो 8 भी क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। और 4 तो अकेले हो गया। अच्छा 4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 2 नहीं निकलेगा बच्चों, बिल्कुल निकलेगा, है ना। अब सबको गुना कर दो, सबको गुना कर दो फटाक से, तो सबको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 32 16 48, 48 और 28 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1344। कितना हो जाएगा, 1344 सेंटीमीटर था कि मीटर में था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1344, देखिए कौन सा ऑप्शन में बच्चों, पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है। चलो 1344 याद रखो, तो 1344 इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आर दिया हुआ है ना, 2 नहीं, 2 मिसप्रिंट है, ठीक है। यदि गोले की त्रिज्या आर है तो उसका आयतन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, जब इस तरीके से रहेगा तो उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है बच्चों, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, तो कम से कम जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं वो सब सारे याद कर लो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। चलो आगे आते हैं हम लोग, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, ठीक है। और आयतन पूछ रहा है, तो आयतन सबसे पहले जब घन का भुजा निकलेगा तब तो आयतन निकलेगा, ठीक है। तो घन का भुजा निकालने का प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले जितना दिया हुआ उतना लिख लो, कितना आता है 96, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, बराबर 96। तो 6 इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, तो 96/6 डिवाइड कर दो, 6 का 6 कितना बचे, 36, 6 छक 36 यानी 16, a² बराबर 16। अब ये स्क्वायर को हम जब इधर से हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4, यानी कि घन की भुजा निकल गया। अब घन का आयतन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन कैसे निकलेगा बच्चों, तो घन का आयतन यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है AQ, क्या होता है AQ, ठीक है, A का Q, यानी कि A कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का क्या कर देंगे, Q कर देंगे, यानी कि 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64 इसका निकल जाएगा आयतन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 64 है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा बच्चों, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, 34 नंबर, 10 10 5 विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाली लंबे डंडे की लंबाई क्या है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखो बच्चों, ये क्या नज़र आ रहा है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग दिया रहेगा तो वो क्या है, घनाभ है, ठीक है, घनाभ बना लेते हैं, ठीक है। यदि आप घर में आप कोई भी रड रखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से ज़्यादा रख सकते हैं, आप कितने ज़्यादा लंबा रख सकते हैं, आप अगर ऐसे ऐसे रखेंगे या खड़ा करके रखेंगे या कोना कोनी रखेंगे, तो आप क्या रखेंगे, कोना कोनी में रखेंगे, तब आपका जो है सबसे ज़्यादा लंबा रह सकेगा उसमें, है ना। कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा लंबा करके रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे, आप कोनिया कोनिया रखेंगे, है ना, कोनिया कोने, मतलब कि इसका कोन और इसका कोन में आप मिला के रखेंगे, क्योंकि जो आप देखेंगे कोना कोना में रखते हैं तो वो ज़्यादा लंबाई होता है ना। और जब ये कोना कोना रखेंगे बच्चों तो ये इस तरीके से रहता है, तो उसको हम लोग घनाभ का विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, घनाभ का विकर्ण। तो अब हम लोग को यहाँ पे घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला यूज करके बनाना है, तो घनाभ का विकर्ण क्या लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है बच्चों, ये वो होता है अंडर रूट L² + B², अच्छा B
प्लस है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका दिया हुआ है एल बी एच, ये लाइन से दिया हुआ है ना, तो सब बैठा देंगे हम लोग। एल का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा सबको जोड़ने पे 225। अब 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो घनाभ का विकर्ण निकाल के आंसर ले आना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल के लिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का सिंपल आयतन लिख लेते हैं ना, क्या लिख लेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का सिंपल आयतन क्या होता है बच्चों, पाई स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, मान लो त्रिज्या आर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, r/2। और क्या बोला, ऊंचाई को दुगुना कर जाएगा, मान लो h है तो इसका ऊंचाई दुगुना करेंगे तो कोई भी संख्या को दुगुना करते हैं तो क्या होता है, उसको 2 से गुना करते हैं। कोई भी चीज़ को हम दुगुना करते हैं तो उसको 2 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2h। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई का पाई लिख दो और r के जगह हम कितना बोल रहा है, दुगुना कर दिया, नहीं आधा कर दिया जाए तो r/2 का लिखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है, हाँ। उसके बाद गुना एच को कितना बोल रहा है, वो दुगुना करने के लिए, तो एच अभी 1 था तो अब क्या हो जाएगा, दुगुना। अब इसको करते हैं हम लोग, तो लिख देंगे पाई r/2 गुना r/2 है ना, गुना 2h। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या बचा बच्चों, पाई और r ऊपर बचा तो r स्क्वायर हो जाएगा और h ऊपर बचा था तो h हो जाएगा, और नीचे सिर्फ का सिर्फ क्या बचा था, देखो 2 बचा था, देखो ये 2 बचा था ना, तो 2 नीचे हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा घनाभ का, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन पहले कितना था, देखो तो पहले था पाई स्क्वायर एच, अब कितना हो गया, पाई स्क्वायर h/2, यानी आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 90 और 120 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जब भी वर्ग चिन्ह आएगा बच्चों तो दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 90 प्लस 120 जोड़ दो, कितना हो गया 0, 9 2 11 का 1, हाथ बचा 1, 9 और 1 10 और 1 कैसे कर दिए जी, जोड़ने भी नहीं आ रहा है ना, 0 और 0 हो गया, 9 2 11 के 1, हाथ बचा 1, 2 और 1 1 2, 210, यानी कि दोनों को जोड़ने पे 210। और जब दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों तो आधा, उसके बाद क्या कर देना है, संख्या को आधा कर देना है। तो काट दो, आधा कर दो, तो 2 1 2, 2 5 10, तो यानी कि 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। वर्ग चिन्ह जब भी बोले दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना, दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, यानी कि 105 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं, क्या लिखा, 5 10 15 20 और 25 आंकड़ों का माध्य होगा, ठीक है। जब भी माध्य पूछा, ठीक है, जब भी माध्य पूछा बच्चों तो क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं का योग कर देंगे। संख्याओं का क्या कर देंगे, योग लिखेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं को योग मतलब जोड़ देंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, संख्या से, है ना, कितना संख्या है वो उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ो जल्दी से, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। और कितना संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और 25 75, 75/5 डिवाइड कर दो तो 15 5 75, यानी कि कितना आ जाएगा 15। इन संख्याओं का माध्य कितना आ जाएगा 15। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन में नहीं बच्चों, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, याद रखना 15 इसका माध्य आएगा, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखा है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे होता है बच्चों, परिसर जब भी बोलेगा तो जो सबसे बड़ा संख्या उसको ढूंढेंगे। तो देखो सबसे बड़ा क्या है, 25 18 20 28 कितना है, ये रहा, इसमें लग रहा है हमको सबसे बड़ा 32 है तो 32 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो देखो सबसे छोटा 6 17 12 11 10 11, 6 है सबसे छोटा, तो 6 को
इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या को घटा देंगे परिसर निकालने के लिए। तो घटा दो तो कितना हो जाएगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बनाते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल बच्चों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे खेली गई संख्या है ना, गेंद कितना खेला गया, कितना गेंद, 30 गेंद है ना, तो लिखेंगे खेली गई गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, तो कितना खेला गया बच्चों, तो 30, तो लिख देंगे 30। चौका मारे जाने की संख्या, चौका मारे जाने की संख्या, तो चौका कितना बार मारा बच्चों, तो 6 बार। अच्छा, चौका कितना बार नहीं मारा, चौका ना मारे जाने की संख्या। ठीक है, अपना कर लेना। अब देखो देखो 30 गेंद खेला गया तो 6 बार चौका मारा, तो कितना बार चौका नहीं मारा होगा, तो 24 बार, क्योंकि 30 में से 6 को घटा दो तो 24 बार चौका नहीं मारा होगा। ठीक है, अब ये नहीं मारी, कितना, 24 बार नहीं मारी, और हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकालना है, तो निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता कैसे निकलता है बच्चों, तो ये जितना नहीं मारे जाने के वाले, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 24, और प्रतिकूल परिणामों की संख्या यानी कुल संख्या, तो कुल कितना है, 30। ठीक है, अब देखो इसको काटो, कटता है तो हाँ 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बोल सकता है चौका मारे जाने की प्रायिकता, तो वहाँ पे 6/24 लिखते हैं। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता तो 6 कितना लिखते हैं, चौका मारे जाने की प्रायिकता 6/30 लिखते हैं, और चौका ना मारे जाने की तो 24/30 लिखेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा, तो इसको उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बनाते बच्चों, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 455 बार आता है, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चित्त आने की प्रायिकता कैसे होगा, चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त कितना बार आया बच्चों, तो 455 बार, और कितना बार टोटल खेला गया, उछाला गया था, तो 1000 बार, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो अब इसको डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका, नीचे कितना जीरो है, 3, तो 3 अंकों के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 455 लिख लो पहले, और हम लोग गिनेंगे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यानी कि 3 अंक के बाद संख्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे कभी 0 का मान नहीं आना चाहिए, है ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और पाई जो अंडर रूट में हो वो परिमेय संख्या नहीं होता है ना। तो देखिए सबसे पहला वाला में देखिए तो परिमेय संख्या होगा क्या, 2 - √5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूंकि अंडर रूट में है ना। और ध्यान रखें अंडर रूट का भी एक स्टेप है। ठीक है, एक केस है बच्चों इसमें कि अगर अंडर रूट में है और उसका एक्चुअल मान निकलता है, जैसे कि √4, अगर एक्चुअल मान उसका 2 निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या हो, लेकिन अगर जिसका एक्चुअल मान नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होगा ना। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो 2 √5, ये तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा में, अच्छा ये देखो ऊपर में √7, नीचे भी √7, अगर √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। अब बताओ 2/7 हमारा P/Q है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए तीसरा क्यों नहीं होगा, चूंकि देखिए अंडर रूट में है, √2 का एक्चुअल मान नहीं निकलता है। ठीक है, अच्छा 4 क्यों नहीं है, 4 के नीचे तो 1 दे सकते, लेकिन पाई है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य जो है एक परिमेय संख्या, चूंकि 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं।
जीरो के नीचे 1 दे सकते हैं। और ये क्या हो गया, p बटा q के रूप में हुआ या नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि q के जगह जीरो नहीं होना चाहिए। देखो q के जगह कितना है, 1 है ना। q के जगह जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या मार देते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या तो है, शून्य पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा रहता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो शून्य से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि शून्य क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0.3 और उस पर एक बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 0.3333 बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.333 बार बार आ रहा है। इसका ऊपर में बार दिया हुआ, रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब 0.33 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि किसमें 0.33 आ रहा है। तो देखिए पहला वाला को ही हम लोग देखते हैं। अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं ना। 3 और यहाँ 1 लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे छोटा हो गया, एक छोटा हो गया तो क्या देंगे, 0 देंगे और दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 10 हो गया, 3 तिया 9, कितना बचा, 1 बचा। दशमलव पहले से दिया हुआ 0 हो जाएगा, 3 तिया 9 है ना, हाथ में बचा 1। फिर बार बार ये संख्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आंसर ही सही है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 0.3 और ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो कट जाएगा पूरा पूरी, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, 0.3333 बार बार है, ठीक है। तीसरा तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। चौथा भी तो होगा नहीं, क्योंकि चौथा को अगर डिवाइड करते हैं तो 3.33 आएगा, हमारे पास क्या है 0.3 है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, 1/√2 का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है, कैसे, 1/√2 लिखेंगे है ना, और जो नीचे है, नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर √2 और नीचे भी √2 से हम गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 और नीचे √2 और √2 को गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा, क्या होगा, ओनली 2 होगा, ठीक है। √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ओनली 2, ठीक है, याद रखना, ठीक है, चूंकि √2 हट जाता है ना। चलो, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 36 का पावर में 1/2 है, ठीक है। अच्छा, 36 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, और इसके ऊपर में हमारा 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 36 को हम लोग क्या कर दिए, 6 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 का पावर 1, और 6 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 6 है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या क्या है, देखो क्वेश्चन 64, एकदम सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन और लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्या लिखना है, देखो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके ब्रैकेट देख के हम 1/2 पहले से जो दिया हुआ था वो लिख देंगे। अब देखो ये 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1, ठीक है। अब देखो 8 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है 8, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद कौन होता है, कौन नहीं होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि जितनी भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से जो भी चर दिया हुआ है, चर में के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर जितना भी चर दिया हुआ है उसके पावर में पूर्ण संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि चर में क्या क्या आ जाएगा, XYZ, तो यहाँ पे देखो पहला वाला में चर क्या क्या है, यहाँ x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, ठीक है। तो x के पावर में क्या आ गया, हमारा स्क्वायर आ गया है ना, 2 आ गया। तो बताओ 2 पूर्ण संख्या है ही नहीं, है बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो देखो x के पावर में 2 है, तो चलो ठीक है, पूर्ण संख्या। एक और देखो यहाँ चर है, क्या चर है, x है, x के पावर में कितना है बच्चों, देखो कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसके पावर में 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि बहुपद वो होता है जिसकी जितने भी चर दिए हुए रहते हैं उसमें पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें तो है, चलो ठीक है, पहला वाला तो आंसर है, लेकिन हमको पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अच्छा, दूसरा है या नहीं वो देखो, इसमें चर कितना तो है, सिर्फ y है, सिर्फ y है, और y के पावर में क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, अनंत तक। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो ये भी चलो है। तीसरा में देखते हैं, देखो इसमें बहुत सारा चर दिया हुआ है, x भी दिया हुआ, y भी दिया हुआ, t भी दिया हुआ है, और सभी के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है ना।
पूर्ण संख्या, जीरो से जीरो के बाद है ना, 1 2 3 4 में है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो चलो ये भी हो गया। अच्छा अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2/y, क्या ये पूर्ण संख्या है, बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छा इसके पावर में 1 है, बोलेंगे सर इसके पावर में भी तो 1 हो सकता है, तो ये क्यों नहीं बहुपद होगा? अरे बाबू नहीं होगा। काहे नहीं होगा? देखो y है प्लस, अब ये y तो नीचे है ना, डिवाइड में ना, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं 2, y को हम जो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पावर जो होता है माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। और हम क्या बताएं कि जितने भी चर हैं उसमें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अब बताओ -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? तो त्रिघाती बहुपद जिसके घात में 3 हो, जिसके पावर में 3 हो। देखो इसके पावर में कितना है, 2 है, इसके पावर में 2 है, नहीं होगा। ठीक है, कट गया। इसके पावर में y के पावर 1 है, इसके 2 है, तो ये भी कट गया। त्रिघाती पूछ रहा है, 3 घात होना चाहिए उसमें, तो ये भी नहीं है। देखो तीसरा में, देखो 4 नंबर में x के पावर में 3 है, और हमने क्या बताया कि त्रिघाती किसको बोलते हैं? जिसके घात में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, है ना, तो उसी को हम लोग त्रिघाती कहते हैं। द्विघाती किसको बोलते हैं? जिसके घात में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 9 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का में एक्स का गुणांक कितना है? तो अब देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बताओ एक्स के पहले क्या है? एक्स के पहले 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इसका शून्याक पूछ रहा है, तो शून्याक निकालना बहुत आसान है। क्या लिखना है? 2x + 1 और बराबर में कर देना 0, और उसके बाद x का मान निकाल लेना। कैसे निकलेगा? 2x, अब देखो नंबर को नंबर साइड ले जाओ, तो 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना में, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, तो -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया बच्चों? -1/2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? देखो चर हमने क्या बताया कि x y z जितना होता है ये सब चर है। ठीक है, अचर में क्या होता है? जो गिनती होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब अचर होता है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। देखो अचर में क्या हो गया? 1 2 3 4 गिनती मतलब, है ना, और चर में क्या हो गया? x y z, है ना। चर में क्या हो गया? ABCD x y z, ये सब क्या हो गया? चर हो गया। x y z ये सब चर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। देखो इसमें कितना चर है? 1 चर है, तो ये तो कट गया। इसमें भी कितना चर है? सिर्फ x ही है, ये भी कट गया। इसमें कितना चर है? x ही है, तो ये भी कट गया। देखो इसमें 2 चर है, x और y दोनों है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन सा हल है? किसका हल है? ठीक है, देखो तो x - y = 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x - y = 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 कितना ऑप्शन दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग एक करके पुट करेंगे। ध्यान रखना बच्चों कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से 2 अंक दिया हुआ है। ठीक है, पहला अंक वाला को हम लोग x कहते हैं। ठीक है, देखो पहला संख्या 2 दिया हुआ है वो x होता है, दूसरा संख्या होता है वो y होता है। इसमें से जो पहला दिया हुआ है x और दूसरा दिया हुआ y, पहला दिया हुआ x दूसरा y। ठीक है, तो हम लोग एक करके क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट करते हैं। तो हम क्या बताएं, इसमें x कितना है? 2, तो 2 लिख दो। y कितना है? 1, तो 1 लिख दो, बराबर 2। तो 2 में 1 घटाया तो 1 बचा, इधर क्या बचा? 2। इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, दूसरा बैठा के देखते हैं। दूसरा में कितना है? 4 और 2 है, तो दूसरा बैठाते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा में हम लोग x के जगह में कितना डालेंगे? 4, और y के जगह में कितना डालेंगे? 2, और बराबर 2। तो बताओ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, बराबर 2। अरे दोनों साइड तो इक्वल हो गया, मतलब कि ये दूसरा का हल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है बच्चों, यहाँ पे बताना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा 1 2 अनंत संभव नहीं, तो बहुत सारा हल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बहुत सारा हल होता है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, अच्छा हम लोग नीचे वाला कर दिए। हाँ, तो कितना हो जाएगा? अनंत। बहुत सारे हल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलो इसको भी बता देते हैं कैसे होगा। -3 और -5 एक कार्तीय तल होता है बच्चों। देखो यहाँ पे छपा हुआ है कार्तीय तल। ठीक है,
और ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, हमने चैप्टर में जो पढ़ाया बहुत इजी तरीके से बताया है बच्चों। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखें तो चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं मैथ को, तो आप हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर वाइज किया गया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, हाँ। अब इसमें हमने क्या बताया कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चौथा चतुर्थांश। अब बोल रहा है ये किस चतुर्थांश में, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ में। तो देखो, जो पहला वाला में होता है दो, एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है। दूसरा में क्या होता है, एक्स जो होता है माइनस में होता है और वाई क्या होता है, प्लस में होता है। और तीसरा में जो होता है एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में होता है। तो देखो माइनस माइनस दोनों है, एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है। तो कौन सा चतुर्थांश हुआ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, चौथा चतुर्थांश वाला भी देख लो, एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा सवाल भी पूछ दिया तो आराम से बन जाएगा। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, सी का निर्देशांक कहाँ है। देखो सी यहाँ पे लिखा हुआ है और सी का निर्देशांक क्या है, देखो ये गया है और ये गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। तो एक्स वाले में देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में कितना पर दिया हुआ है, -5, तो -5। वाई की जगह में कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला वाई गया है और वाई में कितना पे टच किया हुआ है, 2 ऊपर, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब -5 2, -5 2 का है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए यहाँ पे 105 का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण उसको बोलते बच्चों, दो कोण को, जैसे कि कोण ए और कोण बी। ठीक है, कोण ए और कोण बी को दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कोण आपका 105 दिया हुआ है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 180। ठीक है, तो दूसरा कौन हो जाएगा, b बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, 105। तो बताओ घटा दो कितना बचेगा, 75। यानी कि दूसरा कौन कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, अगर संपूरक किसी चीज का पूछा तो 180 में से इस संख्या को घटा देना, 105 को घटा देना। ठीक है, और पूरक जब पूछा तो क्या करना, 90 में से जो संख्या दिया रहेगा उसको घटा देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 180 में से 105 को घटा दिए तो 75 बच गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। तो हम देखो, दो कोण को मिला करके 180 होता था उसको संपूरक कहते थे। तो दो कोण को योग मिला करके 90 होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ बच्चों, एक्स का मान निकालने बोल रहा है। ये 20 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 80 और ये 20 हो गया, मतलब 100 यहीं पे हो गया। तो ये कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 180। लेकिन हम किसका मान निकाले, इसका मान निकाले, ये एक्स का मान नहीं निकाले हैं। तो देखो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो बच्चों एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। तो अब अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इधर 100 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, 100। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, बताओ। लॉलीपॉप क्वेश्चन जल्दी से मार दो, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो देखो साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल भी है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 3 कोणों का योग दिया हुआ है ना, चौथा कोण निकालना है। तो देखो चतुर्भुज के चारों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए, 360। अब 3 का मान दे दिया है तो तीनों को जोड़ दो जल्दी से, और उसमें से 360 को घटा दो। तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 110 और 82 और 68। तो 8 10 के 0, हाथ बच्चा 1 है ना, 8 और 1 9 और 1 10 और 6 16 का 6, हाथ बच्चा 1, तो 260। मतलब तीनों मिला के 260 हो गया, और चारों मिला के कितना होना चाहिए, 360। तो चौथा वाला कोण कितना हो जाएगा, 260 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, चौथा कोण 100 डिग्री। इसका मतलब चौथा कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। चित्र के माध्यम से एक बार समझ लो बच्चों। ठीक है, ये हो गया पहला कोण 110 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 82 हो गया, तीसरा कोण 68 हो गया। तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, तो चारों मिला के 360 होना चाहिए। अब सोच लो कैसे आंसर आएगा। तो तीनों को जोड़ देना और 360 में से इसको घटा देना, तो ये कोण निकल जाएगा,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो जो समचतुर्भुज होता है बच्चों, उसका विकर्ण जो होता है परस्पर लंब होते हैं, 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो बराबर होता है बच्चों। ठीक है, चूंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखा है दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर जो समांतर चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 2 ठो, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 1/2 d1 गुना d2। ठीक है, d1 d2 क्या है, तो ये विकर्ण है। ठीक है, तो अब देखो 1/2 लिख दो, और d1 कितना दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ 14। ठीक है, तो 2 से काट दो, 7 से कट गया, तो 7 × 5 = 35, मतलब कि 35 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, तो ये होता है व्यास। क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है बच्चों। क्योंकि देखो वृत्त है ये, और वृत्त की बहुत सारी जीवाएं होती, बहुत सारा है, बहुत सारा। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो बीच बीच में होगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्या है, व्यास है। क्योंकि हम लोग बीच बीच वाला को क्या बोलते हैं, व्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव है। तो ध्यान रखना बच्चों, पटरी और प्रकार की सहायता, चांद की सहायता से तो हम लोग कोई भी कोण बना देते हैं, ठीक है, लेकिन पटरी और प्रकार मतलब स्केल और प्रकार की सहायता से आप कौन सा रचना करना संभव है। ठीक है, तो जो 15 से कट जाएगा उसका रचना करना संभव है। तो देखिए ये 15 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, देखो 15 दूनी 30 और 15 × 75, हाँ कट जा रहा है। ये भी 15 से, देखो ये नहीं कट रहा है, हाँ, तो और ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। अच्छा, लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमैच हो गया। कैसे हो गया, क्वेश्चन को लिखना था कि कौन सा जो है कि रचना करना संभव नहीं है, तो ये जो है 40 डिग्री रचना करना संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। ठीक है, बाकी सभी संभव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र क्या है, तो हीरोन का सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है, √S S - A S - B S - C। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, बाकी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, इसका परिमाप बोल रहा है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप ये होता है A + B + C। तो A कितना है 122 डिग्री मीटर, और B कितना है 120, और C कितना है 22। तो सबको जोड़ दो फटाफट। तो 2 0 और 2 2 2 4 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तो 264। तो 264 कहाँ पे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से आगे आप लोग का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो याद रखना होगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है 2πRh। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई h दिया हुआ है और त्रिज्या r दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई l दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन कितना होगा, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, देखो कितना अच्छा है, सब फॉर्मूला याद करके जाना है बच्चों। ठीक है, आपका जो 13 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है पीछे बुक में दिया होगा, उसको आप एक बार बढ़िया से याद करके जाना है। कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप लोग को 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, तो उसको जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये कमेंट करके बता दो आप लोग। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से एक कमेंट करके जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, और जो कमेंट करेंगे बच्चों वो कैसे करना है, जैसे लिखना है 31 का इतना, 32 का इतना, ये चीज़। ठीक है, हाँ 32 नंबर सवाल देख लो। इसका क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा देखो यहाँ वर्ग अंतराल कितना है 10 से 25, ये होता है निम्न सीमा, ये होता है निम्न सीमा, और ये होता है उच्च सीमा। तो उच्च सीमा पूछ रहा है हमको, तो उच्च सीमा कितना है 20 है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 25 है ना, 25 था, 10 से 25, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर 25 2 में। ठीक है, और निम्न सीमा पूछता है तो 10 बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता, तो उसका हमेशा प्रायिकता होती है 1/2। ठीक है,
चूंकि संभावना कितना होता है वो 2, और आया कितना है, चित आया एक बार, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2 ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, x+1 को इतना से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, देखो पहला पार्ट को हम लोग को शून्याक ज्ञात कर लेना है। तो इसका शून्याक क्या लिखेंगे, x+1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, x बराबर -1। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x + x - 1। अब यहाँ पे जितना जहाँ x है वहाँ पे -1 हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो 3x के मान कितना है, -1, तो x के जगह -1 लिख दो, प्लस x के जगह कितना लिखेंगे, -1, फिर -1। ठीक है, चलो अब क्या होगा, 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस माइनस -1, फिर -1। ठीक है, तो -3 और -1 और -1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, सब चूंकि माइनस माइनस सब प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 5। लेकिन साइन किस करेगा, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर किस में नजर आ रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर है तो क्या होगा। ठीक है, देखो 2 त्रिभुज दिया हुआ है, एक ए बी सी, एक पी क्यू आर। ठीक है, तो बोला है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, और बोल दिया है ए बी और पी क्यू ना, हाँ पी क्यू बराबर है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है बच्चों, वो दिया हुआ होता है कोण के हिसाब से कि कौन कौन सा बराबर है। तो जब 2 त्रिभुज रहता है और उसके 2 भुजा, जैसे कि ए बी और पी क्यू जब भुजा बराबर होती है तो उसके जस्ट सामने वाली कोण जो होती है बराबर होती है। जैसे कि ए बी का सामने वाली कोण सी और पी क्यू की सामने वाली कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ए बी और पी क्यू बराबर है तो इसके सामने वाले जस्ट भुजा कोण क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण सी और बराबर कोण आर भी बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक का बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। अब देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका मैच करके बच्चों। तो ये ए बी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ, एक समचतुर्भुज के 3 कोणों का योग दिया हुआ, चौथा कोण क्या होगा। लग रहा है पीछे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, देख लेते हैं। तो 3 कोण दिया हुआ है ना एक चतुर्भुज का, एक चतुर्भुज दिया हुआ, इसका 3 कोण दिया हुआ है, 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री। तो चौथा कोण कितना होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि चारों कोण को मिला कितना होना चाहिए, 360। तो देखो तीनों मिला कितना हो रहा है, 110, 182 और 68। जोड़ो जल्दी से, 110, 82 और 68। 8 2 10 का 0, 8 बचा 1, 1 1 2 और 8 10 और 6 16 और 2 260। अरे ये क्वेश्चन तो बताए थे ना पीछे हम लोग, है ना। तो देखो 360 टोटल होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 260। तो कितना घट रहा है 100, तो 100 डाल दो यहाँ पे। इसका मतलब चारों कोण का मिला के कितना होना चाहिए, 360 हो गया। तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 100, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी कोण 135 है तो बी का माप कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं हम लोग। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। डी का मान 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी का मान कितना होगा। तो बच्चों याद रखना हमेशा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो 135 ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 135। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में इसका है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बच्चों कि एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है। बना दो चतुर्भुज, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी का मान पूछ रहा है, तो इसको लिख दो ए बी सी डी। तो इसको और इसको मिला करके कितना होता है वो बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज रहा तो उसके संगत कोण, मतलब संगत बोलते हैं सम्मुख कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ए और सी मिला के कितना होगा 100 डिग्री, 180 डिग्री, और बी और डी को मिला के 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है ए और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है
3a। क्या होता है? 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ, और यहाँ 3a लिख दो। अब हमको भुजा का मान पूछ रहा है ना, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 60/3 बराबर a। अब काट दो, तो 20 दिया 60, मतलब कि a का मान कितना हो गया? 20 हो गया। तो देखो कहाँ पे a का मान 20, मतलब भुजा कितना है? 20। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। लास्ट सवाल देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है घन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या, होता कितना बच्चों? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² बराबर 96, तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 96, और ये नंबर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, तो 6 से काट दो इसको, तो 6 का 6 और यहाँ 6 छक 36, यानी कि a² बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा? √16, है ना, √16। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भुजा हमारा 4 निकल गया। अब हमको पूछ रहा है आयतन, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता कितना है? घन का आयतन फॉर्मूला याद है कि नहीं है? याद होगा, ज़रूर याद होगा। तो घन का आयतन कितना होता है बच्चों? ये होता है AQ, और एक का मान अभी कितना लाए थे? 4, तो 4 का क्यू कर दो फटाक से, तो 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, 64। और यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर क्यूब? तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आयतन निकलेगा तो क्यू इसका आंसर आता है, और क्षेत्रफल निकाले तो स्क्वायर आंसर आता है। ठीक है, तो आयतन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच करेंगे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग का सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है कि नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन सवाल जो होगा इसी